लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता का अर्थ क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। आज हमें पढ़ना है कि पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की हमारे समाज में आवश्यकता क्या है, महत्व क्या क्यों है और ये क्यों जरूरी है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो हम लोग देखेंगे पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की आवश्यकता एवं महत्व। तो सबसे पहला है सामाजिक विकास के लिए। किसी भी समाज में यदि आप चाहते हैं कि उस समाज की उन्नति हो तो उस समाज में पारस्परिक सौहार्द होना चाहिए, क्योंकि पारस्परिक सौहार्द की वजह से ही समाज में सामाजिक गुणों का विकास होगा और सामाजिक गुणों की विकास की वजह से जो विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग उस समाज में रह रहे होंगे उनके बीच में आपसी प्रेम होगा और उसकी वजह से समाज का विकास होगा। जिस समाज में पारस्परिक सौहार्द नहीं होता है उन समाज में सदैव आपसी कलह बनी रहती है और एक पक्ष दूसरे पक्ष को सदैव नुकसान पहुंचाने के प्रयास में लगा रहता है। इसके बाद है मानवीय मूल्यों के विकास के लिए। पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता मानवीय मूल्यों के विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। आज आप देखते हैं कि रोड पर चलते हुए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसका वीडियो बनाते हैं, ना कि उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। ऐसे में मानवीय मूल्यों के विकास के लिए पारस्परिक सौहार्द समरसता की आवश्यकता है, क्योंकि यदि मानवीय मूल्य नहीं होंगे समाज में तो समाज का औचित्य भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके बाद है आध्यात्मिक विकास के लिए। पारस्परिक सौहार्द आध्यात्मिक विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी समाज का कल्याण आध्यात्मिक विकास के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि अध्यात्म में ही व्यक्ति को यह बताया जाता है किस प्रकार वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, और यह तभी संभव है जब समाज में शांति बनी रहे। इसलिए पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की आवश्यकता है। इसके बाद है राष्ट्रीय एकता के लिए। पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता राष्ट्रीय एकता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप सदैव देखेंगे कि किसी भी समाज में विभिन्न प्रकार के जाति भाषा क्षेत्र आधार से विभक्त लोग रहते हैं और वह अपनी आवश्यकताओं और अपने हितों के लिए बात करते हैं। ऐसे में राष्ट्र अनेक वर्गों खंडों में बढ़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता बनी रहे, जिससे राष्ट्रीय एकता को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए। आज वर्तमान समय में हम सभी देखते हैं, अभी वर्तमान का ही मुद्दा है कि चीनी सेना ने हमारे कुछ क्षेत्रों में कब्जा करने का प्रयास किया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई भी देश अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता है और अधिक से अधिक संसाधनों को प्राप्त करना चाहता है। ऐसी स्थिति ना आए और पूरा विश्व में भाईचारा की भावना हो, उसके लिए अंतरराष्ट्रीय सद्भावना आवश्यक है और वह पारस्परिक सौहार्द और समरसता के माध्यम से ही लाई जा सकती है। इसके बाद है सामाजिक गुणों का विकास। किसी भी समाज में जो सामाजिक गुण होते हैं जैसे परोपकार, सहयोग, दया, प्रेम, ये सब जब तक समाज में पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता नहीं होगी तब तक इन गुणों का विकास भी नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि समाज में इन गुणों के विकास के लिए पारस्परिक सहयोग बना रहे। इसके बाद है विश्व शांति के लिए आवश्यक। आज संपूर्ण विश्व में भौतिकता को ध्यान में रखते हुए सभी देश आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में एक देश दूसरे देश के संसाधनों को अपने कब्जे में करना चाहता है। इस स्थिति में यदि पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की भावना नहीं होगी तो एक देश
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे देशवासियों का शोषण करेगा और विभिन्न प्रकार के युद्ध उत्पन्न होंगे, जिससे सभी जगह अशांति उत्पन्न होगी। इसके लिए जरूरी है कि पारस्परिक सौहार्द के द्वारा विश्व शांति बनाए रखा जाए। इसके बाद है संस्कृति व सभ्यता के संरक्षण के लिए पारस्परिक सौहार्द एवं समृद्धता की आवश्यकता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी भी संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण केवल और केवल पारस्परिक सौहार्द और समरसता के द्वारा ही संभव है। क्योंकि जब भी संस्कृति और सभ्यता का विनाश होता है तो उसके पीछे दूसरी संस्कृति का हाथ होता है, क्योंकि दूसरी संस्कृति के द्वारा ही एक संस्कृति का विनाश करने में प्रयास किए जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो वहां के संसाधनों के साथ साथ वहां की संस्कृति को भी वह नष्ट कर देता है। इसके लिए जरूरी है कि इसको संरक्षण मिले और संरक्षण के लिए जरूरी है कि समाज में पारस्परिक सौहार्द उत्पन्न हो। इसके बाद है मानव के सर्वांगीण विकास के लिए किसी भी राष्ट्र में यदि पारस्परिक सौहार्द नहीं होगा तो वहां पर मानव का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता। क्योंकि यदि हम अपने ही देश के कुछ सीमावर्ती जिलों की बात करें जो जम्मू कश्मीर राज्य में है, तो वहां पर आज भी लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि दूसरे देश मतलब दूसरे मुल्क से हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां उत्पन्न रहती हैं, जिससे वहां पर सर्वांगीण विकास करने में या वहां के लोगों को शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके लिए जरूरी है कि पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता बनी रहे, जिससे मानव का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके बाद है मानवता की रक्षा के लिए जब भी एक देश ने दूसरे देश पर आक्रमण किया है या जब भी विश्व युद्ध हुआ है उस समय मानवता तार तार हुई है। यहाँ तक कि इतनी विकट स्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि लोग भूखों मरने लगे थे। ऐसे में मानवता की रक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसलिए जरूरी है कि पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता बनी रहे और मानवता भी पूरी तरह से समाज में बनी रहे। और इसके लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर रहें, एक दूसरे को और पूरे समाज को अपना परिवार समझें। इसके बाद है पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता में बाधाएं। वह कौन कौन से कारण हैं या कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता में बाधा उत्पन्न होती है। तो पहला है धर्म के सिद्धांतों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या। आज प्राय देखने को मिलता है कि कुछ धर्म के नुमाइंदे धर्म के सिद्धांतों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हैं, मतलब गलत व्याख्या कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा के व्याख्या कर देते हैं और उनका प्रयास होता है कि दूसरे धर्म के लोगों को किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाए या किसी न किसी प्रकार से उनका शोषण किया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण से पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की भावनाएं आहत होती हैं। इसके बाद है सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वास। हमारे समाज में प्राय देखने को मिलता है कि कुछ सामाजिक कुरीतियां होती हैं, कुछ अंधविश्वास फैला होता है, जिसकी वजह से हम उन कुरीतियों में अपने आप को उस पूर्वाग्रह में ग्रसित होने के कारण हम पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता से दूर हो जाते हैं और उसकी मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके बाद है भौतिक सुखों की प्रतिस्पर्धा व नैतिक मूल्य का ह्रास। आज हमारे समाज में भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए लोग अपने आप को ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए वह दूसरे लोगों का शोषण करते हैं। दूसरे लोगों के शोषण होने की वजह से नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है और समाज में पारस्परिक सौहार्द के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति भौतिक सुखों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहेगा तो कहीं ना कहीं कुछ वर्गों का शोषण होगा और समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। इसके बाद है व्यक्तिगत स्वार्थ। आज हमारे समाज में व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से लोग केवल अपना फायदा चाहते हैं और अपने विकास के लिए, अपने फायदे के लिए वह समाज हित में नहीं सोचते हैं। ऐसी दशा में पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता खंडित होती है, उसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद है
जातिवाद, अलगाववाद, भाषावाद व क्षेत्रीयता। आप सभी जानते हैं कि ये जातिवाद हमें एक दूसरे से अलग करता है, अलगाववाद विभिन्न विचारधाराओं को लेकर अलग होने की बात करता है, इसके बाद भाषा की वजह से लोग अलग अलग खंडों में बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि आप जानते हैं कि हमारे देश में भाषा के आधार पर विभाजन भी हो चुका है। इसके बाद क्षेत्रीयता, प्रायः देखने को मिलता है कि क्षेत्र वर्ग विशेष के लोग दूसरे राज्य के लोगों का शोषण करने का प्रयास करते हैं। इन सभी कारणों की वजह से पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, जो एक बड़ी समस्या का कारण बनती है। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप। प्रायः विभिन्न देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, इसकी वजह से वहां पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, फेरबदल होते हैं, जिसकी वजह से पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता में बाधा उत्पन्न होती है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की स्थापना कैसे की जाए, वह कौन से उपाय हैं जिसकी वजह से हम समाज में पारस्परिक सौहार्द को बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहला है कि विद्यालय जीवन में सामाजिक गुणों का विकास किया जाए। देखिए, सबसे पहले परिवार में जब बालक का जन्म होता है तो परिवार में ही माँ के द्वारा उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद जब वह विद्यालय पहुंचता है तो विद्यालय में ही परोपकार, सहयोग, प्रेम आदि सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। और वहीं पर जब हम बालक को धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर विभक्त न करके उनमें हम एकता की भावना विकसित करेंगे तो वहीं से उसमें सामाजिक गुणों का विकास होगा और पारस्परिक सौहार्द के मार्ग में वह आगे बढ़ेगा। इसके बाद है पाठ्यक्रम में परिवर्तन। आज जो वर्तमान पाठ्यक्रम है उसमें यदि कहीं पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जिससे पारस्परिक सौहार्द में बनाए रखने में कठिनाई महसूस होती है, तो ऐसे में हमें जरूरत है कि हम विभिन्न धर्मों को पाठ्यक्रम में शामिल करें, विभिन्न धर्मों में जो कुछ अच्छा हुआ है उसे शामिल करें और पाठ्यक्रम में विभिन्न नए सिलेबस या नए पाठ जोड़ें जिससे जो पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता से संबंधित हों। साथ ही वह इस पाठ्यक्रम के माध्यम से यह दर्शाया जाए कि किस प्रकार से विश्व के विभिन्न भागों से लोगों ने मानवता के विकास के लिए विभिन्न आविष्कार किए हैं। कोई भी एक देश जो आविष्कार करता है उसका फायदा सभी देश उठाते हैं। जैसे हम एक बिजली के बल्ब की बात करें तो विकास उसका कहाँ हुआ, आज पूरे संसार में उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में उनके जो भी योगदान है उनको पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ने के लिए छात्रों को मौका दिया जाए जिससे पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की भावना उत्पन्न हो। इसके बाद है धर्म की उचित व्याख्या। किसी भी धर्म में यह नहीं कहा गया है कि आपको दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करना है। ऐसे में धर्म की उचित व्याख्या होनी चाहिए। साथ ही जो गलत व्याख्या करते हैं उनको ये समझाने का प्रयास किया जाए कि ऐसा करने से समाज का अहित होगा और समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होगी, जिसके द्वारा पारस्परिक सौहार्द बनाया रखा जा सकता है। इसके बाद है भौतिकता के स्थान पर आदर्शवाद पर अधिक बल दिया जाए। आज जो लोग लग्जरी लाइफ को ज्यादा पसंद करते हैं उन्हें यह समझने की जरूरत होगी कि विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके यदि आप अपने जीवन में खुशी लाने का प्रयास करेंगे या सुख लाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं जो दूसरे वर्ग हैं या दूसरे गरीब तबके के लोग हैं उनको कठिनाई उत्पन्न होगी और वह उन कठिनाइयों का सामना किस प्रकार से करेंगे। ऐसे में आपको जरूरत है कि आप भौतिकता के स्थान पर आदर्श का मार्ग चुने और आदर्श के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए विश्व कल्याण या मानव कल्याण की बात करें। इसके बाद है सामाजिक कुरीतियों व अंधविश्वास को दूर किया जाए। हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। शिक्षा के माध्यम से लोगों को यह बताने का प्रयास किया जाए कि हमें
सीमित दायरा या सीमित दृष्टिकोण या संकुचित दृष्टिकोण न रखते हुए व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। पूरे संसार में ही भाईचारा की भावना व्याप्त होनी चाहिए। और जब हम विश्व शांति की बात करेंगे तो पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की स्थापना में बढ़ चढ़कर लोग योगदान करेंगे और हम एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकेंगे। तो आज यहीं तक, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।